प्यारे बच्चों नमस्कार। कैसे हो आप सभी। मैं आशा करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप सभी की पढ़ाई भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। बच्चा पार्टी आज का ये क्लास आप सभी बच्चों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स का 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और ये सारे के सारे प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो भाई मेरे आज के क्लास को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा और आज के क्लास में दिए जाने वाले इन सारे प्रश्नों को आप लोग अच्छे से याद भी करते चलिएगा, क्योंकि इस प्रकार के प्रश्नों के आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने के चांसेस बहुत ही ज्यादा होते हैं बच्चों। ओके, चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। आप लोग हमारे साथ चैट सेक्शन में आंसर को लगाते चलिएगा अगर आप लोगों को पता होगा तो। देखिए, पहला नंबर सवाल आपसे पूछा जा रहा है और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। देखो, पहला नंबर सवाल है कि परावैद्युतता का एसआई मात्रक क्या होता है। बहुत ही अच्छा सा प्रश्न है कि सर परावैद्युतता यानी कि परमिटिविटी का जो मात्रक होता है सर वो क्या होता है, ये आप लोग बताओगे। तो बच्चों आप लोगों ने पढ़ा होगा, क्या पढ़ा है सर? फोर्स के लिए एफ समानुपाती क्या होता है? Q1 Q2 बटा में क्या होता है? आर स्क्वायर होता है। अगर यहां से निकालते हो बच्चों तो एफ बराबर क्या हो जाएगा? K इंटू Q1 Q2 बटा में आर स्क्वायर हो जाएगा। ओके बच्चों, अगर K का मान निकाले तो एफ बराबर क्या हो जाएगा? एफ बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट हुआ। उसके बाद Q1 Q2 क्या होगा? बटा में आर स्क्वायर हो जाएगा। देखो बच्चों, ये 4 पाई जो है ये कोई मात्रा, ये राशि नहीं है, तो इसलिए हम कहेंगे कि फोर्स का क्या होगा? न्यूटन मात्रक होता है। इसके बाद बराबर क्या होगा? 1/एप्सिलॉन नोट होगा। कूलम इंटू कूलम यानी कि कूलम का स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ पे कूलम का स्क्वायर बटा में आर यानी कि मीटर में दूरी का हो जाएगा। तो यहाँ से निकालते हो बच्चों तो हमें एप्सिलॉन नोट निकालना है, तो एप्सिलॉन नोट बराबर लिखेंगे 1 बाई कौन सा होगा? न्यूटन गुना में मीटर स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद ऊपर में कूलम है तो कूलम का स्क्वायर हो जाएगा। अगर यहाँ से निकालते हो बच्चों तो ऊपर में कूलम का स्क्वायर है, अगर इसको ऊपर ले गए तो यानी कि एन इनवर्स हो जाएगा। उसके बाद ये ऊपर में जाएगा तो -2 हो जाएगा, m-2 हो जाएगा। ये वाला किस ऑप्शन में दिया गया बच्चा पार्टी? ये तो एक मात्रक निकल गया। और दूसरा मात्रक जो होता है बच्चों एप्सिलॉन नोट का दूसरा मात्रक होता है फैराड बटा में मीटर। अच्छे से समझ के बच्चों, क्योंकि मैं जितना भी अलग से लिख रहा हूं ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कहीं और ये फॉर्मूला के तौर पे पूछेगा तो आप लोग लगा के आओगे। देखो, दो मात्रक हमने लिखा, एप्सिलॉन नोट का मात्रक फैराड पर मीटर होता है। उसके बाद दूसरा जो होता है वो न्यूटन इनवर्स मीटर इनवर्स और कूलम स्क्वायर होता है। किस ऑप्शन में ये वाला दिया गया है? तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा। 1 का क्या होगा बच्चों? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। और एक चीज और भी पूछता कि एप्सिलॉन नोट का मान क्या होता है, ये भी पूछेगा बच्चों कि एप्सिलॉन नोट का भी तो करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। अगर एप्सिलॉन नोट का मान पूछे तो बच्चा पार्टी तो वो होता है 8.85 गुना 10 पर पावर -12 फैराड पर मीटर। ये तो मात्रक होता है, याद रखना। ये सब इंपॉर्टेंट है बच्चों। ये 30 ही ऑब्जेक्टिव है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। रिलेटेड जितना भी बताएंगे वो सारा का सारा इंपॉर्टेंट होगा। चलो जी, अब दूसरा नंबर सवाल को देखते हैं। पूछा जा रहा है विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या होता है? बता दो, विद्युत फ्लक्स का जो एसआई मात्रक होता है वो क्या होता है? सर हम लोगों ने पढ़ा है फाई बराबर क्या होता है? ई इंटू ए होता है। ई इंटू क्या होता है सर? ए होता है। ई का मात्रक क्या होता है? न्यूटन प्रति कूलम हुआ और गुना में एरिया का मीटर स्क्वायर हो जाएगा। अगर यहां से निकालते हैं तो न्यूटन प्रति कूलम मीटर स्क्वायर एक मात्रक ये वाला हो गया। लेकिन एक चीज और भी होता है, ई का मात्रक यानी कि विद्युत क्षेत्र का एक और मात्रक होता है जिसका नाम है वोल्ट प्रति मीटर, और ये एरिया का हो जाएगा गुना में मीटर स्क्वायर हो जाएगा। मीटर से 1 मीटर गया तो बचा कौन सा? वोल्ट इंटू मीटर। यानी कि देख सकते हो बच्चा पार्टी विद्युत फ्लक्स का दो मात्रक निकला। एक हमारा ये होगा न्यूटन प्रति कूलम मीटर स्क्वायर और दूसरा हो गया वोल्ट मीटर। तो ये दोनों मात्रक को याद रखना है। देख रहे हो यहाँ पे ए में ये दिया गया है और बी में ये दिया गया, तो करेक्ट आंसर ए और बी दोनों हो जाएगा बच्चों। ओके, समझ के लगाना है। आसान तरीका से बनाया जाता है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल देखो, तीसरा नंबर सवाल पूछा जा रहा है 1 कूलम मीटर बराबर क्या होता है? पहले तो आपको पता होगा सर कूलम मीटर
मीटर जो मात्रक होता है वो किसका होता है? तो सबको पता है कि सर ये इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट यानी कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का जो मात्रक होता है, एक हमारा कूलम इंटू मीटर होता है और दूसरा जो होता है वो डेबाई होता है। क्या होता है सर? डेबाई होता है। हमसे पूछा जा रहा है एक कूलम मीटर बराबर कितना डेबाई होगा, ये पूछा गया ना बच्चों। वो हमारा हो जाता है 3 गुना 10⁻29 होता है। करेक्ट आंसर ए होगा बच्चों, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सब प्रश्न आएगा एग्जाम में तो आप लोग छोड़ के नहीं आओगे। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। 4th नंबर सवाल देखो, पूछा जा रहा है किसी संधारित्र की धारिता निर्भर करती है किस पर? किसी भी संधारित्र की धारिता जो निर्भर करती है, किसी संधारित्र की धारिता जो मात्रक होता है बच्चों, यानी कि आप कह सकते हो संधारित्र की धारिता का मात्रक एक हमारा जो होता है बच्चों वो फैराड होता है। क्या होता है सर? फैराड होता है। और दूसरा जो मात्रक होता है अगर निकालते तो संधारित्र की धारिता को सी के द्वारा डिनोट करते और सी बराबर क्यू बटा में भी फॉर्मूला होता है। तो चार्ज का कूलम हुआ, वोल्ट का वोल्ट, यानी कि 1 फैराड बराबर अगर आपसे पूछेगा तो 1 कूलम पर वोल्ट लगा के आना। ये सब इंपॉर्टेंट है बच्चा, पूछेगा तो आप लोग लगा के आओगे। लेकिन पूछा जा रहा है किसी संधारित्र की धारिता निर्भर करती है, तो इसके लिए क्या पढ़ा है बच्चों? एक बार चैट सेक्शन में हमें दिखना चाहिए आंसर। तो हम लोगों ने पढ़ा है कि सी बराबर क्या होता है? एप्सिलॉन नॉट ए बटा में डी होता है। देख लो दूरी पर निर्भर करता है, क्षेत्रफल पर निर्भर करता है, उसके बाद ये परावैद्युत पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है, लेकिन ये कभी भी आवेश पर निर्भर नहीं करता है। यानी कि पट्टिकाओं की सतह के क्षेत्रफल, पट्टिकाओं के बीच की दूरी पर निर्भर करता है, पट्टिकाओं के बीच परावैद्युत माध्यम की प्रकृति पर निर्भर करता है। तो इनमें से सभी करेक्ट हो जाएगा क्या बच्चा पार्टी? एक बार ऐसा आया था कि किस पर निर्भर नहीं करता है, तो बच्चों उसको भी याद रखना। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल देखो, 5वां नंबर सवाल पूछा जा रहा है संधारित्र कितने प्रकार के होते हैं? बहुत ही अच्छा प्रश्न है बच्चों, लेकिन एक चीज मैं यहां बता दूं, 5 नंबर में पूछेगा कि संधारित्र क्या होता है, इसके प्रकारों का उल्लेख कीजिए। तो आपको करना पड़ेगा ना भाई। संधारित्र जो होते हैं वो सामान्यतः 3 प्रकार के होते हैं, समांतर पट्टिका संधारित्र, गोलीय संधारित्र और बेलनाकार संधारित्र। तो याद रखोगे, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग याद रखोगे। और बच्चों जितने भी बच्चे अभी तक हमारे द्वारा तैयार किए गए फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का नोट्स नहीं लिए हो, तो भाई मेरे क्या कर रहे हो, अभी से भी पढ़ के आप अच्छे मार्क्स ला सकते हो। जिसको लगता है कि सर अभी तक हम कुछ नहीं पढ़े हैं, तो घबराओ नहीं, उस पीडीएफ को अभी भी ले सकते हो और अभी से पढ़ के आप कम से कम बहुत अच्छे नंबर ला सकते हो बच्चों। तो मात्र 199 में आपको दिया जा रहा है फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों सब्जेक्ट का पीडीएफ, जिसमें कि सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को दिया गया है। तो कॉल करिएगा 7070 82 16 85 नंबर पे और बोलिएगा कि सर हमें 199 वाला फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाला पीडीएफ चाहिए। आपको मिल जाएगा बच्चों। ओके तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो इस नंबर का, ये ले लेना आप लोग। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल देखो, 6 नंबर सवाल पूछा जा रहा है आवेश के पृष्ठ घनत्व के लिए कौन सा सही है? पृष्ठ घनत्व के लिए देखो, एक हमारा होता है आवेश का रैखिक घनत्व, दूसरा होता है आवेश का पृष्ठ घनत्व और तीसरा होता है आवेश का आयतन घनत्व। देखो बच्चों, अगर आपसे पूछे आवेश के रैखिक घनत्व के लिए क्या होता है बच्चों, आवेश के रैखिक घनत्व के लिए पूछे तो प्रति एकांक लंबाई में आवेश के परिमाण को रैखिक घनत्व कहते हैं। यानी कि इसे हम लोग लेमडा के द्वारा सूचित करते हो। लेमडा बराबर क्या होगा बच्चों, वो हमारा क्यू बटा में एल हो जाता है। ये हमारा आवेश का रैखिक घनत्व हुआ। उसके बाद जो होता है पृष्ठ घनत्व को सिग्मा के द्वारा यूनिट करते हैं और सिग्मा बराबर जो होता है बच्चा पार्टी वो क्या होता है, क्यू बटा में ए होता है, यानी कि एरिया होता है। ये याद रखो, ये हमारा पृष्ठ घनत्व के लिए हुआ। उसके बाद हमारा रो बराबर जो होता है वो क्यू बटा में क्या होता है बच्चों, भी, यानी कि ये आयतन पर निर्भर करता है। तो देख सकते हो ये हमारा रैखिक घनत्व, पृष्ठ घनत्व और आयतन घनत्व कौन सा पूछा गया है, पृष्ठ घनत्व कौन सा होगा, क्यू बटा में ए हो जाएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा बच्चों। याद रखोगे ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इसका मात्रक पूछे बच्चों, देख रहे हो बहुत ही आसान तरीका है। देखो मात्रक पूछे तो चार्ज का कूलम हुआ और लंबाई का मीटर हुआ। उसके बाद इसका पूछे तो चार्ज का कूलम हुआ, एरिया का मीटर स्क्वायर हुआ। उसके बाद इसका पूछे तो चार्ज का कूलम हुआ, उसके बाद हमारा आयतन का क्या होगा, मीटर क्यूब हो जाएगा। यानी कि ये इसका मात्रक निकल गया।
आ गया। यानी कि आपको याद रखने की जरूरत यह है कि अगर पूछे रैखिक घनत्व का मात्रक तो कूलम प्रति मीटर होता है, पृष्ठ घनत्व कूलम प्रति मीटर स्क्वायर और आयतन घनत्व कूलम प्रति मीटर क्यूब हो जाता है। ओके बच्चों, करेक्ट आंसर आप लोग बी को लगा सकते हो। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल देखो, 7 नंबर सवाल पूछा जा रहा है, किसी पदार्थ का परावैद्युत नियतांक हमेशा अधिक होता है किससे? किसी भी पदार्थ का जो परावैद्युत नियतांक होता है बच्चों वो हमेशा 1 से अधिक होता है। किससे होता है सर? 1 से अधिक होता है। 7 नंबर सवाल का जवाब करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। कितना होगा बच्चों? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। सारे बच्चे इसको याद रखोगे। ओके, और बच्चों एक बार क्लास को आप लोग लाइक कर देना भाई, जितने भी बच्चे देख रहे हो सभी बच्चे क्लास को लाइक करते चलना, तब पढ़ाने में भी मजा आता है और पढ़ने में भी। चलो 8 नंबर सवाल देखो पूछा जा रहा है। 8 नंबर सवाल हो, गोलीय चालक के रूप में पृथ्वी की धारिता क्या होगी? गोलीय चालक के रूप में पृथ्वी की धारिता आपसे पूछा जा रहा है बच्चों, लगा दो क्या होगा। आप लोगों ने धारिता के लिए C बराबर क्या पढ़ा होगा सर? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R पढ़ा होगा। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R ये वाला फॉर्मूला तो पढ़ा होगा ना सर? तो जल्दी जल्दी से बता दो क्या होगा इसका सही जवाब। बहुत अच्छे, ये पृथ्वी की धारिता जो होगा बच्चा पार्टी, पहले तो आपको पृथ्वी की त्रिज्या पता है क्या? वो हमारा 6400 किलोमीटर होता है बच्चों। उसके बाद एप्सिलॉन नॉट का मान जो होता है वो 8.85 गुना 10⁻⁻12 फैराड पर मीटर होता है। और पाई का मान तो सबको पता है सर, पाई का मान जो होता है 3.14 होता है। तो यहां से अगर मिला के निकालते हैं तो वो 711 माइक्रो फैराड निकल के आता है बच्चों। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये याद रखने वाली चीजें हैं, इस फॉर्मूला से आपका ये आंसर निकल जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल देखो। 9 नंबर सवाल पूछा जा रहा है, आवेश के सतत प्रवाह को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन या फिर चार्ज के सतत प्रवाह को इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? विद्युत धारा कहते हैं। जिसका की मात्रक अगर पूछे, पहले तो मैं बता दूं विद्युत धारा एक अदिश राशि है। कौन सी राशि है बच्चों? आपसे पूछेगा विद्युत धारा कौन सी राशि है, तो विद्युत धारा एक अदिश राशि है। जिसका कि अगर मात्रक पूछे, यहाँ पे बच्चा पार्टी मैं लिख दे रहा हूं, अगर बच्चा पार्टी मात्रक आपसे पूछे तो एक मात्रक एम्पियर होता है। इसको एक मतलब एम्पियर समझ लो आप लोग। उसके बाद आई बराबर एक फॉर्मूला होता है। आई बराबर क्या होता है सर? क्यू बटा में टी होता है। अगर यहां से निकालते हैं तो चार्ज बटा में कौन सा होगा? यहां से अगर निकालते हो तो यानी कि 1 एम्पियर बराबर कह सकते हो 1 CS इनवर्स हो जाएगा। यानी कि चार्ज का कौन सा होगा? कूलम हुआ, और टाइम का समय हो जाएगा। यानी कि ये भी याद रखने वाली चीजें हैं बच्चों। ओके, तो बता दो कौन सा होगा करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही सही आंसर है। सारे बच्चे याद रखोगे। ओके बच्चों, चलो जी आगे बढ़ते हैं। 10 नंबर सवाल देखो। 10 नंबर सवाल पूछा जा रहा है, आपके सामने प्रश्न आ चुका है बच्चों। बता दो ऐसे पदार्थ जिनकी प्रतिरोधकता चालक और अचालक के बीच होती है उसे क्या कहते हैं? ऐसे पदार्थ जिनकी प्रतिरोधकता बहुत अधिक होती है उसे क्या कहते हैं बच्चों? एक बार चैट सेक्शन में हमें बता दो। 10 नंबर सवाल का जवाब सारे बच्चे लगाओगे सर अर्धचालक कहते हैं। चालक और अचालक के बीच है यानी कि वो अर्धचालक होगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलो जी नेक्स्ट नंबर सवाल देखो। 11 नंबर सवाल पूछा जा रहा है आप लोगों से, सेलों का आंतरिक प्रतिरोध अधिक होने पर उनमें उनसे अधिक प्रबलता की विद्युत धारा प्राप्त करने के लिए उन्हें क्या करना होगा? बता दो सेलों का आंतरिक प्रतिरोध अधिक होने पर उनसे अधिक प्रबलता की विद्युत धारा प्राप्त करने के लिए उन्हें क्या करना पड़ेगा? समांतर क्रम में जोड़ना चाहिए, श्रेणी क्रम में जोड़ना चाहिए, दोनों क्रम में जोड़ना चाहिए, या फिर इनमें से कोई नहीं? 11 का क्या लगा रहे सर? इसे समांतर क्रम में जोड़ देना चाहिए। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलो जी 12 नंबर सवाल देखिए पूछा जा रहा है, किरचॉफ का प्रथम नियम सीधा संबंध रखता है किससे? देखो किरचॉफ का जो पहला नियम होता है वो आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है, जबकि दूसरा नियम जो है ये ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। दोनों को याद रखोगे बच्चों। करेक्ट आंसर क्या होगा? पहला नियम है तो आवेश संरक्षण से ये संबंध रखता है। ओके बच्चों, समझ में आ गया ना? दूसरा नियम पूछे तो ऊर्जा संरक्षण लगा के आओगे। चलो आगे बढ़ते हैं। 13 नंबर सवाल देखो। मात्र 30 ऑब्जेक्टिव है भाई, इसको तो हर हाल में याद कर लेना है। कुछ याद है या फिर नहीं है, लेकिन इसे हर हाल में याद कर लोगे। देख लेना, इसी 30 ऑब्जेक्टिव से बहुत सारा प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। जितना भी मैं अलग
अलग से समझा रहा हूं उससे भी आ सकता है। देखो किलोवाट घंटा किसका मात्रक होता है, किलोवाट घंटा जो मात्रक है मेरे भाई वो किसका, ऊर्जा का होता है। लेकिन आपसे पूछेगा, क्या पूछेगा सर कि 1 किलोवाट घंटा बराबर क्या होता है, 1 किलोवाट घंटा बराबर क्या होता है सर, वो होता है 3.6 इंटू 10⁻6 जूल होता है। याद रहेगा बच्चों, क्या होगा, जूल हो जाएगा। उसके बाद और भी पूछा जा सकता है क्या बच्चा पार्टी, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये भी इंपॉर्टेंट है सर, इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक है, ये भी ऊर्जा का होता है। अगर 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर पूछे बच्चों तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल होता है। यानी कि ये दोनों को याद रख सकते हो, दोनों में से कोई भी आ गया एग्जाम में तो छोड़ के नहीं आओगे। ओके बच्चों, चलो आगे बढ़ते हैं। देखो ऑब्जेक्टिव का टेंशन हमारा यूट्यूब पे खत्म है, और वो जो 199 में पीडीएफ दी है बच्चा पार्टी, उसमें सारा इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव, देखो उस पीडीएफ में आपको मिलेगा, ऑब्जेक्टिव मिलेगा, शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन सब उसमें दिया रहेगा। यानी कि मानो फिजिक्स का जितना भी क्वेश्चन केमिस्ट्री का पूछेगा या फिर बायोलॉजी का पूछेगा सब उसी पीडीएफ में मिल जाएगा बच्चा पार्टी। ओके, तो सारे बच्चे जरूर लेना भाई। चलो 14 नंबर सवाल देखो, ये 199 कोई बड़ा चार्ज नहीं है मेरे भाई, इसलिए सारे बच्चे कॉल करिएगा 70 70 82 16 85 नंबर पे, बोलिएगा सर हमें फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए। देखिए मात्र 199 में मिल रहा है। देखिए ये रहा आपके सामने, कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड में किस रंग का मान 4 होता है। ये तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है सर, लेकिन कोई बात नहीं, हमने ट्रिक बताया है, बीबी रोए जीबी। क्या बताया बच्चों, बीबी रोए जीबी, जीबी के लिए रो रही है बीबी तो जीबी तो देना पड़ेगा ना भाई, तो 0 लगाओ, 1 2 3 4 5 और 6 हो जाएगा। तो यहां से अगर निकाले तो बच्चों 4 जो होता है वो येलो रंग के लिए यानी कि पीला के लिए होता है। किसके लिए भाई, पीला के लिए होता है। काला के लिए क्या है, ये हमारा कौन सा होता है, ब्लैक होता है, ब्राउन होता है। काला के लिए क्या होता है बच्चों, 0 हो गया क्या। उसके बाद हमारा देखो, उसके बाद अगर रेड के लिए लाल वाला 2 हो जाता है, उसके बाद नीला के लिए ब्लू मतलब नीला होता है 6 हो जाएगा। ये सब इंपॉर्टेंट है बच्चों, याद रखोगे। चलो 15 नंबर सवाल देखो, विद्युत वाहक बल की विमा क्या है। जो हमारा विद्युत विभव का डायमेंशन निकलेगा, विमा निकलेगा, वही विद्युत वाहक बल का भी विमा होगा बच्चों। बता दो 15 नंबर सवाल का जवाब जल्दी जल्दी से। तो E बराबर इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बराबर W/Q होगा। वाट का क्या होगा बच्चों, वाट का जल्दी से बता दो, ml2 होगा और T इनवर्स 2 हो जाएगा। उसके बाद चार्ज का AT होता है, यही तो होता है सर, यहां से निकालते हैं तो ml2 होगा और T जो है एक यहां है तो माइनस हो जाएगा T इनवर्स 3 और ये A हो जाएगा, A इनवर्स हो जाएगा। ये क्या है बच्चा पार्टी, देख लो इस ऑप्शन में कैसा ऑप्शन मिलता है, जल्दी से बता दो। ml2 T इनवर्स 3 A इनवर्स, ml2 T इनवर्स 3 A इनवर्स, करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। देख रहे हो आई मतलब धारा को हम एम्पियर लिखे या फिर धारा को आई लिखे, बात बराबर है भाई मेरे। 50 नंबर सवाल का जवाब करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। चलो नेक्स्ट नंबर सवाल को देखिए, ये रहा आपके सामने 16 नंबर सवाल। बता दो जब किसी चालक से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो तब चालक के चारों ओर क्या उत्पन्न हो जाता है। ये बताओ आप लोग, जब किसी चालक से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तब चालक के चारों ओर क्या उत्पन्न होगा बच्चों। तो बच्चों आप लोगों ने पढ़ा होगा कि सन 1820 ईस्वी में ऑस्ट्रेड साहब ने एक नियम दिया था। कौन सा नियम था भाई मेरे, जल्दी से बता दो। यानी कि जब किसी चालक से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो चालक के चारों ओर उत्पन्न होता है चुंबकीय क्षेत्र, और ये बताया था ऑस्ट्रेड साहब ने। याद रखोगे, करेक्ट आंसर ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलो 17 नंबर सवाल को देखते हैं, पूछा जा रहा है किसी धारा मापी की सुग्राह्यता बढ़ाने पर उसकी वोल्टेज सुग्राह्यता क्या होगी। किसी भी धारा मापी की सुग्राह्यता बढ़ाने पर वोल्टेज सुग्राह्यता जो होगी बच्चों वो अपरिवर्तित रहती है, कोई बदलाव नहीं होती है बच्चों। 17 नंबर सवाल का जवाब करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 18 नंबर सवाल देखो, एक प्रबल विद्युत चुंबक बनाने में कौन सी वस्तु अधिक उपयुक्त होती है, उसका नाम होता है नरम लोहा। कौन सा बच्चों, नरम लोहा, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलो 19 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं, ये रहा आपके सामने, अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या तथा फोकस दूरी कितनी होती है। देखो अगर अवतल दर्पण हो बच्चा पार्टी तो वो ऋणात्मक होती है, अगर उत्तल होता तो धनात्मक हो जाता, बस ना को याद रख लो, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलो नेक्स्ट नंबर सवाल की ओर बढ़े तो हमारे सामने ऐसा वाला प्रश्न आ चुका है कि पानी का क्रांतिक कोण कितना होता है। देखो पानी का क्रांतिक कोण पूछा,
ऐसे 3-4 पूछ सकता है, जैसे पानी हुआ, क्राउन कांच हुआ, घना फ्लिंट कांच हुआ, हीरा हुआ। देखो सबका मैं बता दे रहा हूं, अगर बच्चों हीरा पूछे तो वो हमारा 24.41 डिग्री होता है। ये किसके लिए होता है बच्चों, ये याद रख लो, ये हीरा के लिए होता है। ये कौन सा क्रांति कोण है हीरा का। उसके बाद आपसे पूछेगा, क्या पूछेगा सर, वो क्राउन कांच पूछेगा। क्राउन कांच का कितना होता है, वो हमारा 41.41 डिग्री होता है। ये कौन सा है भाई, क्राउन कांच लिख सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद पूछेगा घना फ्लिंट कांच। घना फ्लिंट कांच का होता है 37.31 डिग्री, याद रखोगे। और क्रांति कोण जो पानी का होता है वो कितना होता है, ये आप लोग बताओगे और आप लगा रहे हो सर 48.75 डिग्री होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ओके बच्चों, आगे बढ़ते हैं। 21 नंबर सवाल है, ऑप्टिकल फाइबर के केंद्रीय भाग को क्या कहा जाता है। बच्चों लगा दो चैट सेक्शन में, ऑप्टिकल फाइबर के केंद्रीय भाग को कहा जाता है क्रोड। वैसे क्रोड का अपर्तनांक जो होता है क्लेडिंग के अपर्तनांक से कम होता है। क्या होता है बच्चों, क्लेडिंग का अपर्तनांक क्रोड के अपर्तनांक से क्या होता है बच्चों, कम होता है। ये याद रखोगे। 21 का जो होगा करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। याद रहेगा ना बच्चा पार्टी, चैट सेक्शन में बता दो। ऐसे ऑप्टिकल फाइबर में 3 भाग होते हैं, क्लेडिंग होता है, क्रोड होता है और जैकेट होता है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट नंबर सवाल देखो, 22 नंबर सवाल है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन तभी घटित होता है जब आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से क्या होता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन तभी घटित होता है जब आपतन कोण का मान जो है क्रांतिक कोण से क्या होता है, बड़ा होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलो जी, 23 नंबर सवाल आपसे पूछा जा रहा है, एक दीर्घ दृष्टि दोष वाले व्यक्ति को आवश्यकता होगी। देखो अगर दीर्घ दृष्टि दोष है तो वो उत्तल लेंस का यूज करेगा। कौन सा लेंस बच्चों, उत्तल लेंस। अगर निकट दृष्टि दोष हो, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए जो ये होता है बच्चों, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए जो होता है बच्चों, वो अवतल लेंस होता है। उसके बाद बेलनाकार अबिंदुकता को दूर करता है बच्चों, ये भी आप लोग याद रख लो। चलो आगे बढ़ते हैं। 24 नंबर सवाल है, एक सरल सूक्ष्मदर्शी 6 डायोप्टर क्षमता के उत्तल लेंस से बना है, तो सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता क्या होगी। देखो एक सरल सूक्ष्मदर्शी है, ये 6 डायोप्टर क्षमता वाले उत्तल लेंस से बना हुआ है, और उत्तल लेंस की जो क्षमता होती है बच्चों वो धनात्मक में होती है, सबको पता होगा। तो हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे सर बता दो, क्या लिखेंगे, तो P बराबर क्या होगा बच्चों, 100 बाई फोकस दूरी हो जाएगा। लेकिन हमें P निकालना है तो F बराबर लिख लेंगे 100 बटा में P कितना है, 6 डायोप्टर दिया गया है। ये तो हमारा निकल गया सर, ये फोकस दूरी निकल गया है। अब हम आवर्धन क्षमता के लिए पढ़े हैं, क्या पढ़े सर, M बराबर जो होता है 1 प्लस D बटा में F होता है। ये होता कि नहीं बच्चा पार्टी, ये हमने पढ़ा चुका है। तो यहाँ लिखेंगे 1 प्लस D कितना होता है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी किसी को पता हो तो चैट सेक्शन में बता दो, वो 25 सेंटीमीटर होता है। और F कितना दिया गया है, 100/6 दिया गया है। अगर यहां से सॉल्व करते हैं बच्चों तो 1 प्लस हो जाएगा, यहां से कर लो तो 25 छाके क्या होगा, 150 हो जाएगा। अब बटा में 100 हो गया। अगर यहां से निकालो, यहां से बच्चा पार्टी 100 प्लस में 150 बटा में क्या होगा, 100 हो जाएगा, बराबर में 250 बटा में 100 हो जाएगा। यानी कि 1 0 से 1 0 गया और 2 पंचे का 10, 5 25 हुआ, 5 में आधा कर दो, 5 का आधा क्या होगा, 2.5 हो जाएगा, जो कि प्लस में होगा। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा बच्चा पार्टी। देख रहे हो कितना आसान तरीका है बच्चा पार्टी बनाने का, बस आप समझ जाओ तो एकदम कुछ भी नहीं भाई, हलवा वाला, जैसे हलवा को चबाते नहीं ऐसे खा जाते हो ना, इसी प्रकार से ये सब है। ओके बच्चों, चलो आगे बढ़ते हैं। 25 नंबर सवाल देखो, ये रहा आपके सामने, प्लांक नियतांक की विमा क्या है। ये भी पढ़े सर, E बराबर क्या होता है, एच न्यू होता है। हमें एच निकालना है तो एच बराबर क्या होगा, E बटा में भी हो जाएगा। E क्या है सर, E क्या होता है एक बार चैट सेक्शन में बता दो, ऊर्जा होता है। E क्या है, ऊर्जा एनर्जी है। और ये भी क्या है, ये आवृत्ति है। तो 25 का क्या लगाओगे बच्चा पार्टी, बहुत अच्छे। ये ऊर्जा का क्या होता हमने बताया है कि नहीं, ml2 होगा और T इनवर्स 2 हो जाएगा। उसके बाद आवृत्ति का क्या होगा, सेकंड इनवर्स लिख सकते हो या फिर टाइम इनवर्स लिख सकते हो, तो टाइम इनवर्स लिख दो, ml2 होगा। उसके बाद T माइनस है, ऊपर जाएगा प्लस होगा तो T इनवर्स बचेगा। तो देख लो किस ऑप्शन में ये वाला दिया गया, ये तो हमारा क्या होगा, विमा निकल के आया। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। लेकिन बच्चों आपसे इसका मात्रक भी तो पूछ सकता है ना, तो एनर्जी का क्या होगा, जूल हो जाएगा। और ये
इसका है तो आवृत्ति है तो सेकंड में लिख सकते हो। जूल सेकंड इनवर्स होगा क्योंकि टाइम इनवर्स लिखे थे, तो यानी कि जूल सेकंड जो होगा ये इसका मात्रक हो जाएगा। ओके चलो बहुत अच्छे बच्चा पार्टी। अगर इसका मान पूछे तो लगा दोगे क्या आप लोग? मान पूछेगा तो लगाओगे सर? वो हमारा हो जाता है 6 पॉइंट, यहाँ पे लिखोगे बच्चा पार्टी 1 मिनट। ये होता है 6.626, 6.626 होता है। और गुना में क्या होता है 10 पर पावर -34 जूल सेकंड हो जाता है, क्योंकि जूल सेकंड इसका मात्रक होता है। ये याद रखोगे आप लोग। चलो आगे बढ़ते हैं। 26 नंबर सवाल है, फ्रेनल दूरी ZF का मान क्या होता है? फ्रेनल दूरी ZF यानी कि ZF जो होता है बच्चा पार्टी वो क्या होगा, ये आप लोग बता दो जल्दी जल्दी से। 26 नंबर सवाल का जवाब ZF बराबर क्या होता है? ए स्क्वायर बटा में क्या होता है? लेमडा होता है बच्चा पार्टी। ये फॉर्मूला है, याद रखने वाली चीजें हैं। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 27 नंबर सवाल देखिए, प्रकाश विद्युत सेल कितने प्रकार के होते हैं? प्रकाश विद्युत सेल क्या करता है बच्चों? प्रकाश विद्युत सेल प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। प्रकाश विद्युत सेल 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा सर? एक हमारा होता है प्रकाश उत्सर्जक सेल, दूसरा होता है प्रकाश वोल्टीय सेल और तीसरा होता है प्रकाश चालकीय सेल। तो करेक्ट आंसर क्या होगा बच्चों? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलो जी 28 नंबर सवाल है, लेमडा तरंग दैर्ध्य वाले फोटोन की ऊर्जा क्या होगी? लेमडा तरंग दैर्ध्य वाले फोटोन की ऊर्जा क्या होगी बच्चों? जल्दी से बता दो। वो हमारा hc बटा में लेमडा होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलो नेक्स्ट नंबर सवाल की ओर बढ़े तो 29 नंबर सवाल है, इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश कितना होता है? देखो पहले आपको पता है क्या इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है? तो 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम होता है। ये तो हो गया हमारा इलेक्ट्रॉन का आवेश हो गया सर। उसके बाद हमारा इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है? तो द्रव्यमान होता है 9.1 गुना 10 पर पावर -31 केजी होता है सर। केजी हो गया। ये दोनों का अनुपात अगर करते हैं ना बच्चों, दोनों का अनुपात करने के बाद जो प्राप्त होता है वो हमारा क्या होता है, ये आप बता दो। वो होता है 1.8 इंटू 10 टू द पावर 11 और इसका मात्रक कूलम है और उसका मात्रक केजी है। तो दोनों का ये करेंगे तो कौन सा? कूलम प्रति केजी। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। क्या होगा बच्चों? ऑप्शन ए बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। बड़ा ही आसान सा है, यानी कि ई बटा में एम के अनुपात में होता है ये। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट नंबर सवाल देखो, 30 नंबर सवाल है, नैंड गेट का बूलियन व्यंजक क्या होता है? देखो बच्चों, या फिर आपसे बेसिक गेट कौन कौन सा होता है? अगर बेसिक गेट की बात हो तो एक हमारा होता है एंड, उसके बाद होता है और, उसके बाद होता है नोट। ये 3 गेट होता है। इसी से हमारा जो बनता है एंड से बनता है नैंड। क्या बनता है बच्चों? नैंड बनता है। उसके बाद और से क्या बनता है? नोड बनता है। उसके बाद नोट तो है ही, तो भाई नोट तो रहेगा ही। अगर एंड का बूलियन व्यंजक पूछे तो a इंटू बी बराबर y होता है। यहाँ पे लिख दे रहा हूं बच्चों, a इंटू बी बराबर क्या होगा? यहाँ पे लिखो बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है। a इंटू बी बराबर क्या होगा? y हो जाएगा। और नोड के लिए देखो, और के लिए पहले पूछेगा तो a प्लस बी बराबर y हो जाएगा। नोट के लिए a है तो a नोट हो जाएगा। ये हो जाएगा। देखो अगर नेंड के पूछे तो ऊपर में ऐसे लगा देना, नोड का पूछे ऐसे लगा देना, यानी कि एंड के लिए a इंटू बी बराबर y, और के लिए a प्लस बी बराबर y। लेकिन नैंड जैसे आया, नोड जैसे आया, ऊपर में ऐसे लगा देना ना भाई, आपका काम हो जाएगा। नैंड के लिए पूछा है तो करेक्ट आंसर डी होगा। देख रहे हो ना, बड़ा ही आसान सा सवाल है। चलो जी आज के क्लास में हम लोगों ने कर लिया 30 ऑब्जेक्टिव, जो कि ये आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इस क्लास को एकदम ध्यान से देख लेना, क्योंकि ये सारा का सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और जितना भी मैं अलग से बताया है ना भाई, ये 30 ऑब्जेक्टिव नहीं मानो तो ये 100 ऑब्जेक्टिव आज के क्लास में हो चुका है, क्योंकि हमने 30 बताया, उसके साथ कई ऐसे प्रश्न बता दिए जो आपके एग्जाम में डायरेक्टली पूछे जाते हैं। तो इस क्लास को एकदम ध्यान से देखना, जितना भी बताया गया उसको अच्छे से देख लेना। आपके एग्जाम में एक भी प्रश्न नहीं छूटने वाला भाई, कहां से पूछेगा, सारा का सारा बता देंगे। ओके चलो जी। और बच्चों जितने भी बच्चे हमारे वो पीडीएफ नहीं लिए हो तो कॉल करिएगा 7070 82 1685 नंबर पे। ये सर हमें 199 वाला फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए, आपको मिल जाएगा। ओके बच्चों, मिलते हैं फिर अगले क्लास में। आप लोग अपना ध्यान रखिएगा और एक बार क्लास को सभी बच्चे लाइक कर देना भाई, क्योंकि बहुत ही मेहनत लगता है आप लोगों के लिए कंटेंट तैयार करने में। सारे बच्चे क्लास को लाइक कर दीजिएगा और हमारे साथ पहली बार जुड़ रहे हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके बच्चा पार्टी, मिलते हैं फिर अगले क्लास में। आप लोग अपना ध्यान रखिए।
रखिएगा और अपने माता पिता का खूब सेवा करिएगा, उसका जो भी कहा होगा उसको मानिएगा, क्योंकि भाई आपके लिए वो बहुत मेहनत करते हैं, कि चाहते हैं कि हमारा बेटा बहुत अच्छे मार्क्स लाए। तो इसीलिए उसके सपने को पूरा करने के लिए भाई जी जान लगा देना है। ओके बच्चों, मिलते हैं फिर अगले क्लास में, आप लोग अपना ध्यान रखिएगा। ओके, मिलते हैं फिर।